वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़े थे ग्रेड 9 साइंस का 4th चैप्टर और इस चैप्टर की 6 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 4.3 काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहाँ पर कुछ इक्वेशंस को हम देखेंगे, बेसिकली डिराइव करेंगे, जो कि ऐसे मोशन के लिए होंगी जो स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, मतलब थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। लेट अस कंसीडर द स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड ट्राई टू डिराइव सम इक्वेशंस फॉर एनालाइजिंग सच मोशंस। चलिए कंसीडर करते हैं कि स्पेशल केस मोशन का जहां पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब मोशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है। और इस स्पेशल केस को कंसीडर करते हुए कुछ इक्वेशंस डिराइव करेंगे ताकि उस मोशन को हम एनालाइज कर सकें, उसके बारे में और चीज़ें जान सकें। Since the acceleration is constant, acceleration at each instant will be equal to the average acceleration over any time interval. Velocity के बारे में अभी हमने पीछे देखा था कि अगर कोई मोशन हो रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो किसी भी एग्जैक्ट टाइम पे अगर आप वेलोसिटी की वैल्यू निकालो या किसी टाइम इंटरवल के अंदर एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू निकालो, ये दोनों इक्वल होता है। तो वही चीज़ हम एक्सेलरेशन के लिए भी कह सकते हैं कि कोई मोशन हुआ, अब इस मोशन में कहीं पर भी किसी भी टाइम पे, जैसे हमने कहा कि भाई ये t1 वाले टाइम पे क्या एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू निकालो, तो आपने निकाला कुछ a1। फिर कहीं दूसरा कोई टाइम था t2, वहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने फाइंड आउट की, यानी यहाँ पर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट, जिसको कैसे निकालते हैं वो अभी आपको नहीं पढ़ाया गया, वो हायर ग्रेड्स में आप पढ़ोगे। लेकिन एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में बताया गया था ना कि जैसे हम एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं उसी तरह एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट भी होता है। तो वही एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, जो एग्जैक्ट टाइम पे कि भाई इस वाले टाइम पे क्या एक्सेलरेशन है। तो ऐसे t2 वाले टाइम पे आपने एक्सेलरेशन निकाला तो वैल्यू आई a2। तो इस तरीके से किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो, या फिर किसी टाइम इंटरवल में कि भाई इस वाले टाइम से लेके इस वाले टाइम के बीच में जो मोशन हुआ उसमें एवरेज एक्सेलरेशन क्या था उसकी वैल्यू आप निकालो, जो कि कैसे निकलती है। जैसे जो टाइम इंटरवल हमने लिया, तो पहला वाला जो टाइम है, स्टार्टिंग वाला टाइम, वहां पर अगर वेलोसिटी u है यानी इनिशियल वेलोसिटी u है, और जो दूसरा वाला टाइम है यानी एंड वाला टाइम, वहां पर वेलोसिटी अगर v है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी, तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई जो टाइम इंटरवल आपको दिया है वो। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो किसी भी टाइम पे आप एक्सेलरेशन निकालो, जैसे आपने a1 निकाला, a2 निकाला, या फिर किसी टाइम इंटरवल में आप एवरेज एक्सेलरेशन निकालो, जिसको हम ऊपर a से डिनोट कर रहे हैं, ये सब क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वल क्वांटिटीज का जो एवरेज है वो इक्वल आता है। वेलोसिटी वाले मैंने करके दिखाया था। यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन गिवन बाय इक्वेशन 4.3c, तो पेज नंबर 54 पे आप जाओगे तो इक्वेशन 4.3c आपको मिल जाएगी, जो कि है a इक्वल v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, डिवाइडेड बाई जो टाइम इंटरवल है, दैट इज t2 माइनस t1। अब यहाँ पर जो इनिशियल वाला टाइम, स्टार्टिंग वाला टाइम, दैट इज t1, इसको अगर 0 मान लें, और जो बाद वाला टाइम है दैट इज t2, इसको हम t मान लें, और इसी के साथ साथ t1 वाले टाइम पे जो वेलोसिटी है उसको हम u मान लें, और t2 वाले टाइम यानी बाद में क्या वेलोसिटी होगा इसको अगर हम v मान लें, तो बस अब वैल्यू पुट कर लो, a इक्वल v माइनस यू डिवाइडेड बाई t2 हमने t माना है, t1 0, तो t माइनस 0 जो कि सिंपल t आ जाएगा, तो ये हमारा बनेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ दी है कि a इक्वल v माइनस यू डिवाइडेड बाई t, जहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी है टाइम 0 सेकेंड पे, v फाइनल वेलोसिटी है एट टाइम t पे। तो यहाँ से टाइम इंटरवल क्या निकलेगा जो मैंने आपको निकाल के दिखाया, t माइनस 0, दैट इज t, ओवर विच द चेंज इन वेलोसिटी अकर्स एंड a इज द एक्सेलरेशन। तो 0 से लेके t वाले टाइम तक इस टाइम इंटरवल के अंदर क्या एक्सेलरेशन होगा उसका रिलेशन ये ऊपर लिखा है, वी कैन राइट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो t इधर जाएगा तो नीचे डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो आप जानते ही होगे। इक्वल के एक साइड कोई चीज़ अगर मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड में उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, ऐड हो रही होगी उधर जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, सब्सट्रैक्ट हो रही होगी तो दूसरे साइड जाके ऐड हो जाएगी, तो t डिनोमिनेटर में मतलब डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो at इक्वल v माइनस यू हो जाएगा। अब देखो ये माइनस यू है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो u और at ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा v इक्वल यू प्लस at। तो ये हमारी पहली इक्वेशन है, दैट इज v इक्वल यू प्लस at। दिस इक्वेशंस अलाउ अस टू कैलकुलेट वेलोसिटी v एट ऑल टाइम्स इफ इनिशियल वेलोसिटी u एंड एक्सेलरेशन a आर नोन। अब ये जो इक्वेशन है ना, उसका यूज करके किसी भी टाइम पे हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं कि बताओ ये वाले टाइम पे क्या वेलोसिटी है, उस वाले टाइम पे क्या वेलोसिटी है, अगर हमको इनिशियल वेलोसिटी u दिया हो और एक्सेलरेशन दिया हो। क्योंकि इस इक्वेशन में आप देख सकते हो हमारे पास क्या है, v है, u है, a है और t है।
किसी टाइम का पूछ रहा है तो टाइम तो दिया होगा। अगर u और a भी आपको मिल गया तो v आप निकाल सकते हो। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि v u a t इन चार में से कोई एक ना दिया हो तो इसका यूज करके निकाल सकते हो। मान लो आपको v दिया है, a और t भी दिया है, u निकालना है तो निकाल सकते हो। आपको v और u दिया है, t दिया है, a नहीं दिया तो a निकाल सकते हो। v u a दिया है, टाइम नहीं दिया तो यहाँ से टाइम निकाल सकते हो। तो इस इक्वेशन में 4 क्वांटिटीज हैं, कोई एक ना दिया हो तो इसका यूज करके उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ इक्वेशन 4.4a इज शोन इन फिगर 4.19। तो ये जो हमने इक्वेशन निकाली, इसका अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए तो क्या होगा। देखो हमने क्या माना है, बिल्कुल स्टार्टिंग टाइम जो जीरो वाला टाइम है वहाँ पर वेलोसिटी हमने u मानी है तो ये पॉइंट आ जाएगा। किसी t वाले टाइम पे वेलोसिटी क्या है, ये देखो ये v है तो यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा। इन दो पॉइंट को आप स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दोगे तो आपका ये ग्राफ बन गया। दिस इज सिमिलर टू द ग्राफ शोन इन फिगर 4.18। तो ऐसे ही हमने ग्राफ 4.18 में देखा था, बट नाउ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो। लेकिन वहाँ पर ग्राफ हमारा बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, मतलब जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, जब टाइम जीरो है तब वेलोसिटी की कुछ वैल्यू है, वो जीरो नहीं है। ये ऊपर देखो इस वाले ग्राफ की बात हो रही है तो देख सकते हो एकदम जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी जीरो है। द इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाई AO इज u एंड द फाइनल वेलोसिटी एट टाइम t रिप्रेजेंटेड बाई EO इज v। अब जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हमने OA से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि आप देखो O क्या है, ओरिजिन है, और इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है। ओरिजिन पे वेलोसिटी टाइम ये सब जीरो होता है, और A वाले पॉइंट पे वेलोसिटी है u, तो जीरो से लेके u इसके बीच कितने गैप है, u का गैप है ना, मतलब ऐसे निकालो u माइनस जीरो क्या आएगा, u आएगा। तो OA, O पे वेलोसिटी है जीरो, A पे वेलोसिटी है u, OA की वैल्यू क्या हो गई, u हो गई कि नहीं। तो u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है जिसको हम OA से डिनोट कर रहे हैं। इसी तरह से जो फाइनल वेलोसिटी है एट टाइम t उसको हम EO से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखो ये पूरी जो लेंथ है वो EO है, क्योंकि E वाले पॉइंट पे वेलोसिटी है v और O वाले पॉइंट पे है वेलोसिटी जीरो, तो जीरो से लेके v, दैट इज v, ये क्या है, EO। द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इंडिकेटिंग दैट द वेलोसिटी चेंजेस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा ग्राफ बन रहा है वो स्ट्रेट लाइन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो वो ये इंडिकेट करता है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। वेलोसिटी का चेंज हो रहा है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ध्यान रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ की नहीं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। जैसे इसी ग्राफ को आप एक नज़र में देख के कह सकते हो यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, कोई ऐसे कर्व इस तरह से नहीं बनना है। द स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर जो स्लोप है, स्लोप कैसे निकलेगा, देखो ये हमारा पूरा ग्राफ है, ये जो पूरा ट्राइंगल बनना है इसमें जो BC है डिवाइडेड बाई AC या CA, ये करेंगे तो हमको स्लोप मिल जाएगा। तो B पे वेलोसिटी है v और C पे वेलोसिटी है u, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे मिलेगी, BC डिवाइडेड बाई CA। BC क्या है, v और u के बीच का डिफरेंस, दैट इज v माइनस u डिवाइडेड बाई CA क्या है, C पे टाइम है t और A पे टाइम है जीरो, क्योंकि ओरिजिन है, यानी t माइनस जीरो विच इज t। तो ग्राफ का हमने स्लोप निकाला आया v माइनस यू डिवाइडेड बाई t, वही तो एक्सेलरेशन अभी ऊपर हमने देखा था कि नहीं। एज लर्नड इन द अर्लियर सेक्शन, द डिस्प्लेसमेंट s ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t इज गिवन बाय द एरिया इंक्लोज्ड विद इन OABD। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि ग्राफ और टाइम एक्सिस इसके बीच का जो एरिया है, यानी इससे इंक्लोज जो एरिया है वो हमको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है। तो यहाँ पर हमारा देखो ग्राफ की जो लाइन है वो ये है, टाइम एक्सिस ये है, तो इसके बीच का जो पूरा एरिया है जिसको मैंने ग्रीन कलर से शेड किया है, इस एरिया को अगर आप निकालोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिलेगी इस टाइम इंटरवल में, यानी जीरो से लेके t तक। चलो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। देख सकते हो यहाँ दो पार्ट है, एक तो यहाँ से ऐसे मैं अलग कर दूँ तो ऊपर एक ट्राइंगल है और नीचे एक रेक्टेंगल है। तो ट्राइंगल ABC और रेक्टेंगल ACDO ये अगर हम निकाल लें और ऐड कर दें तो ये टोटल एरिया आ जाएगा, और ये टोटल एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। चलो निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट S इक्वल होगा एरिया ऑफ OABD, और इसको हमने दो पार्ट में कर लिया है, एक तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो AO या OA कुछ भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाई OD या DO प्लस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस है CA मल्टीप्लाई बाई हाइट क्या है BC। बस अब तो आपको वैल्यू पुट करनी है। AO देख सकते हो वर्टिकल है और वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी है, तो A पे वेलोसिटी है u और O पे वेलोसिटी है जीरो, तो जीरो से लेके u कितने गैप है, u का गैप है, यानी u माइनस जीरो आपका u आएगा, तो AO की वैल्यू हो गई u। इसी तरह से DO की बात कर लें
तो डी पे है टाइम टी और ओरिजिन पे टाइम है 0, तो टी माइनस 0 दैट इज टी, तो u मल्टीप्लाई बाई टी हो गया प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई सी ए क्या है, देख सकते हो सी ए बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे तो टाइम है, मतलब सी ए से हमको टाइम की वैल्यू मिलेगी। सी पे टाइम है टी, ए पे टाइम है 0, तो सी ए यानी 0 से टी, तो इसकी वैल्यू आ गई टी मल्टीप्लाई बाई बी सी, बी पे देख सकते हो वेलोसिटी v है, सी पे वेलोसिटी u है, बी सी मतलब v और u के बीच का गैप दैट इज v माइनस यू। अब इसको बस सॉल्व करना है आपको, u मल्टीप्लाई बाई टी यू टी हो जाएगा प्लस अभी जो फर्स्ट वाली इक्वेशन हमने निकाली थी वो क्या थी, v इक्वल यू प्लस ए टी, इसका हम यूज़ करेंगे। तो अगर u को हम लेफ्ट साइड भेज दें तो ये v माइनस यू इक्वल हो जाएगा ए टी के, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई टी और v माइनस यू को हम क्या लिख सकते हैं ए टी, तो ये t और ये t मल्टीप्लाई होकर t का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। तो यहाँ भी ऐसे ही किया है, s इक्वल एरिया ऑफ ओ ए बी डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा दिया। अब ए ओ हमारा u है, डी ओ हमारा सी ए इक्वल टी है और बी सी इक्वल बी डी माइनस सी डी है, या इसको हम ई ओ माइनस ए ओ कर सकते हैं, v माइनस यू जो मैंने आपको निकाल के दिखाया था। तो यहाँ से ये आ जाएगा, वैल्यू पुट करोगे तो फाइनली आपको ये मिलेगा s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। These two equations, equation 4.4a and equation 4.4b are primary equations। जो स्टार्टिंग हमने इक्वेशन निकाली थी 4.4a वाली, मतलब v इक्वल यू प्लस ए टी, ये वाली जो इक्वेशन है, और ये जो हमने डिराइव किया है ये प्राइमरी इक्वेशंस हैं, मतलब ये एकदम बेसिक वाली इक्वेशन है। इसी का यूज़ करके और भी इक्वेशंस हम डिराइव करते हैं। कंबाइनिंग दीज इक्वेशंस इन डिफरेंट वेज वी कैन ऑब्टेन 3 मोर इक्वेशंस। तो इन दोनों इक्वेशन को अलग अलग तरीके से अगर हम कंबाइन करें तो 3 और इक्वेशन हमको मिलेगी। Let us derive one of those by eliminating t in equation 4.4b। तो ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके हम 3 इक्वेशन बना सकते हैं, उनमें से एक हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बाकी बची हुई जो 2 इक्वेशन है आर गिवन एज एन एक्सरसाइज इन द जर्नी बियॉन्ड एट द एंड ऑफ द चैप्टर। तो चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज दी है वहाँ पर ये 2 इक्वेशन आपको दिया हुआ है, तो वहाँ एक्सरसाइज जब डिस्कस करेंगे तो उसको कर लेंगे। अभी जो तीसरी वाली इक्वेशन है जो इन दोनों इक्वेशन को मिलाकर बनेगी, उसको चलिए हम डिराइव करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अच्छा इस 2 इक्वेशन में देखो क्या हो रहा है, ये जो पहली वाली इक्वेशन है उसके अंदर भी टाइम आ रहा है, जो दूसरी हमने डिराइव की इसके अंदर भी टाइम आ रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास आ जाए कि टाइम आपको ना दिया हो और कोई चीज़ आपको निकालनी है, मान लो डिस्प्लेसमेंट निकालना, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कुछ भी निकालना हो, तो अगर आपको टाइम नहीं दिया होगा तो आप इन इक्वेशन का यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको ऐसी इक्वेशन चाहिए होगी जिसमें टाइम हो ही ना, तो हम क्या करते हैं, टाइम को एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे करेंगे, ये जो हमारी ये पहली वाली इक्वेशन है इसमें अगर हम टाइम की वैल्यू निकाल लें, जो कैसे निकलेगी, u लेफ्ट साइड जाएगा तो v माइनस यू हो जाएगा इक्वल ए टी। अब a को भी इधर हम भेज देंगे तो टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। तो अब ये जो टाइम की वैल्यू आ रही है इसको उठाकर हम यहाँ पर रख देते हैं, और यहाँ पर भी टाइम है तो उसके अंदर पुट कर देंगे, मतलब जहाँ पर t है उसकी जगह ये v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4.4a वी गेट, तो हमको यहाँ से मिल जाएगा t इक्वल v माइनस यू अपॉन ए। सब्सटीट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन 4.4b वी ऑब्टेन, तो सब्सटीट्यूट करने पे हमको ये मिलेगा। चलिए इसको मैं आपको डिराइव करके दिखाता हूँ कि थर्ड इक्वेशन कैसे डिराइव होगी। एग्जाम में डेरिवेशन भी आता है इसलिए आपको डेरिवेशन भी आना चाहिए। तो आप ऐसे लिख देना, वी नो दैट, हम ये जानते हैं जो पहली इक्वेशन है v इक्वल यू प्लस ए टी ये होती है। तो यहाँ से हमको टाइम की वैल्यू क्या मिल जाएगी, v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। सब्सटीट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन, इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन में कौन सी, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें s इक्वल u, अब जहाँ पर भी t है वहाँ पर v माइनस यू अपॉन ए आपको कर देना है। तो ut है तो t की जगह v माइनस यू अपॉन ए कर दिया, प्लस हाफ a, t का स्क्वायर है तो बस t की जगह v माइनस यू अपॉन ए, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। बस ब्रैकेट ओपन करना है, सिंप्लीफाई करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ये u अंदर जाके ब्रैकेट के मल्टीप्लाई होगा तो u v माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए हो गया, प्लस 1/2a। अब v माइनस यू इसका होल स्क्वायर करो तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, वही आइडेंटिटी लगाओगे a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली, जहाँ पर a v है और b u है। तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv या vu कुछ भी कर सकते हो, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में a उसका भी स्क्वायर होगा, तो ये a स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ से ये a चला गया, इसका स्क्वायर चला जाएगा और ये 2a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये 2a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर में 2a हो जाएगा। अगर इस वाले टर्म में भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दें
तो इधर भी डिनोमिनेटर में 2a हो जाएगा। तो एक सिंगल फ्रैक्शन में इसको हम बदल सकते हैं। चलिए बताता हूँ कैसे करना है। देखो, इस वाले टर्म के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 2uv माइनस 2u² हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये 2a हो जाएगा, प्लस ये 2 अंदर जाके a से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा v² प्लस u² माइनस 2uv डिवाइडेड बाई 2a। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक सिंगल फ्रैक्शन हम बना सकते हैं पूरा, 2uv माइनस 2u² प्लस v² प्लस u² माइनस 2uv अपॉन 2a। अब यहाँ पर देखो 2uv और माइनस 2uv ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से माइनस 2u² है और यहाँ पर u² है तो -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा। मतलब ये बेसिकली हो जाएगा v² माइनस u² अपॉन 2a, और ये s की वैल्यू है। अब इस 2a को आप राइट साइड भेज दो तो ये हो जाएगा 2as इक्वल v² माइनस u²। अब इस माइनस u² को आप लेफ्ट साइड भेज दो तो ये प्लस का u² हो जाएगा, तो आ जाएगा v² इक्वल u² प्लस 2as। तो ये हमारे पास थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन आ चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो टाइम वाला कोई टर्म नहीं है, तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। फॉर अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन द 5 फिजिकल क्वांटिटीज डिस्प्लेसमेंट दैट इज s, टाइम इंटरवल t, इनिशियल वेलोसिटी u एंड फाइनल वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a कैन बी रिलेटेड बाय द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशंस। तो अगर कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, तो ये जो 5 क्वांटिटीज हैं दैट इज डिस्प्लेसमेंट, टाइम इंटरवल, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसको इन इक्वेशन से हम रिलेट कर सकते हैं। तो पहली है v इक्वल यू प्लस ए टी, दूसरी है s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है v² इक्वल u² प्लस 2as। अब एक क्वेश्चन आता है कि इन इक्वेशन को कहाँ यूज करना है, तो भाई एकदम कॉमन सेंस की बात है, जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है देख लो वो किस इक्वेशन के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो पहली इक्वेशन आप यूज़ करोगे, देखो पहली इक्वेशन कहीं डिस्प्लेसमेंट है नहीं है ना, तो ऑब्वियस ही बात है पहली वाली आपको यूज़ नहीं करनी है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके पास 2 इक्वेशन है, एक तो ये वाली, दूसरी ये वाली, दोनों में देख सकते हो ऐसा आ रहा है। तो अब इन दोनों में से कौन सी यूज़ करें, तो फिर आप ये देख लो कि जो वैल्यूज़ हमको दी है वो किस इक्वेशन में आ रही है। अगर आपको u की वैल्यू दी है, t की वैल्यू दी है, a की वैल्यू दी है, तो फिर आप ये वाली इक्वेशन यूज़ करोगे क्योंकि यहाँ पर u, t, a, t यही सब है। तो s के अलावा सारी वैल्यूज़ है इसके अंदर, पुट करोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी। लास्ट वाली आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए आपको v की वैल्यू चाहिए होगी। तो अगर v आपको नहीं दिया और s पूछा है तो ऑब्वियस सी बात है लास्ट वाली आप यूज़ ही नहीं कर सकते, s निकालना है, v भी नहीं दिया हुआ है। तो सिंपल सा आपको ये देखना है कि जो चीज़ हमको फाइंड आउट करनी है वो किस इक्वेशन के अंदर है, और जो फाइंड करना उसके अलावा की सारी चीज़ें हमको इक्वेशन में मिल जा रही हैं तो वही वाली हमको यूज़ करनी है। कभी कभी हमको कॉम्बिनेशन के साथ भी काम करना होता है, मतलब एक इक्वेशन से काम नहीं चलता, एक इक्वेशन का यूज़ करके कोई वैल्यू निकालेंगे फिर उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, वहाँ से जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो हमको मिलेगी। तो ये चीज़ हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ डिस्कस हो जाएगी। दीज आर नोन एज काइनेमेटिक इक्वेशंस, तो इनको हम कहते हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस। काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं बिना उसके कॉज को कंसीडर किए हुए। जैसे गाड़ी मूव कर रही है तो बस गाड़ी कैसे मूव कर रही है, क्या वेलोसिटी है, क्या एक्सेलरेशन है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, बस इसकी बात करते हैं। कैसे गाड़ी मूव कर रही है, क्यों मूव कर रही है, कौन सी फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रही है, तो मोशन कौन करा रहा है, कौन सी फोर्स एक्ट करी, इसके बारे में हम बात नहीं करते, सिंपल मोशन की स्टडी करते हैं। तो वो फिजिक्स की ब्रांच काइनेमेटिक्स कहलाती है। तो ये काइनेमेटिक्स इक्वेशन है, यहाँ से हमको मोशन के बारे में पता चलता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से आपको फोर्स वगैरह की वैल्यू नहीं मिलेगी। These equations provide a mathematical description of how the motion of an object changes with time। तो ये इक्वेशन एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है, मतलब यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो मल्टीप्लाई हो रही है, ऐड हो रही है, उनका स्क्वायर कर रहे हैं, तो मोशन को इस तरह से डिस्क्राइब किया जा रहा है। यूजिंग दीज इक्वेशंस इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ फ्यूचर टाइम। इन इक्वेशंस का यूज़ करके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या वेलोसिटी किसी फ्यूचर टाइम पे, यानी आगे चल के इस वाले टाइम पे क्या पोजीशन होगी, क्या वेलोसिटी होगी, हम बता सकते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे अक्सर हम बात करते हैं ना कि यार अगर इस वेलोसिटी से हम चले ना तो इतनी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। जैसे अगर गाड़ी की स्पीड हमारी 60 किलोमीटर पर आवर है तो 1 घंटे में हम 60 किलोमीटर दूर पहुँच जाएंगे, यानी हमारी पोजीशन अभी के कंपैरिजन में 60 किलोमीटर दूर होगी 1 घंटे बाद। तो ये फ्यूचर की बात है, लेकिन हम कैसे बता दे रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी का हमको आइडिया है। अगर वेलोसिटी हमको पता है कि इस वेलोसिटी से मोशन हो रहा है, इसी तरह से अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, तो आगे आने वाले किसी भी टाइम पे क्या वेलोसिटी हो जाएगी ये भी हम बता सकते हैं।
कि भाई इस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो चेंज होते होते कुछ देर के बाद ये वेलोसिटी हो जाएगी। नोट, दीज काइनेमेटिक इक्वेशंस आर वैलिड ओनली व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ध्यान रखना, ये इक्वेशन हम तभी यूज कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट हो। While using kinematic equations for motion in a straight line in one direction, remember that the distance traveled and the magnitude of displacement are equal, and speed and magnitude of velocity are also equal। ये चीज़ तो हम कई बार देख चुके हैं कि अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होता है। इसी तरह से जो स्पीड है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो इक्वल होता है। इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इन बोथ डायरेक्शंस द साइन ऑफ u, v, a and s in these equations tells us about the direction of that particular quantity। अब अगर कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है दोनों ही डायरेक्शन में, मतलब अगर जैसे वर्टिकल मोशन हो रहा है तो ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन ही मोशन कहलाएगा। तो ऐसे केस में जहां पर मोशन तो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है लेकिन दोनों ही डायरेक्शन में, तो उस केस में u, v, a और s का जो साइन है वो उस पार्टिकुलर क्वांटिटी के डायरेक्शन के बारे में बताता है। जैसे मान लो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव है और सॉल्व करने पे आपको फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू निगेटिव आ गई, तो इसका मतलब जो u का डायरेक्शन है और v का डायरेक्शन ये एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। इसी तरह से अगर एक्सेलरेशन निगेटिव आ गया तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि एक्सेलरेशन और फाइनल वेलोसिटी दोनों ही निगेटिव मतलब सेम डायरेक्शन है। तो प्लस माइनस के साइन से हम डायरेक्शन का आइडिया लगा सकते हैं। दो क्वांटिटी जिनका साइन सेम है, आइदर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तो उनका डायरेक्शन सेम होगा। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो मतलब उनका डायरेक्शन अपोजिट होगा। ये चीज़ें क्वेश्चन में अप्लाई होगी तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 4.8, सपोज अ कार इज मूविंग ऑन अ हाईवे एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड। अब मान लो एक कार है जो कि हाईवे पे मूव कर रही है और ब्रेक लगा दी जाती है, विच कॉज एन एक्सेलरेशन ऑफ -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन होता है कितना, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये माइनस का साइन क्या शो कर रहा है कि अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है तो एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, और ऑब्वियस सी बात है ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा, वेलोसिटी कम होगी ना, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो उस केस में एक्सेलरेशन के जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। हाउ मच विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बिफोर कमिंग टू अ स्टॉप, कितना डिस्टेंस कार ट्रेवल कर लेगी रुकने से पहले। भाई ऐसा तो होता नहीं कि ब्रेक लगाया और तुरंत कार रुक गई, ब्रेक लगाने के बाद भी थोड़ी दूर कार मूव करती है, इसीलिए अक्सर ऐसा होता है कि ब्रेक लगाई लेकिन उसके बाद भी जाके टक्कर हो गई। तो आपको ये बताना है कि रुकने से पहले कार कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। इफ द कार वॉज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, अगर कार मूव कर रही थी, फर्स्ट वाला केस है 54 किलोमीटर पर आवर इस वेलोसिटी से। सेकंड में आपको बताना है अगर कार 108 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही थी व्हेन द ब्रेक्स वर अप्लाइड। मतलब कहानी कुछ इस तरह से है कि ये एक गंदी सी कार है जो कि मूव कर रही थी हाईवे पे। इसकी जो वेलोसिटी है वो फर्स्ट वाले केस के लिए हमको दिया है 54 किलोमीटर पर आवर और सेकंड वाले के लिए 108 किलोमीटर पर आवर। मतलब इस वेलोसिटी से जा रही थी जब ब्रेक को अप्लाई किया गया। ब्रेक अप्लाई हुई, कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी रुक गई तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पर आके ये रुक गई, तो अब यहाँ पर यानी फाइनल जो वेलोसिटी है वो 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी यानी स्टार्टिंग वेलोसिटी फर्स्ट वाले केस में 54 और सेकंड वाले केस में 108 आपको दिया है। तो ब्रेक लगाने के बाद और रुकने से पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल की है कार ने वो आपको निकालना है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो एस की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि क्या क्या चीज़ें हमको दी है। देखो हमको एक्सेलरेशन दिया है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए हमको दिया है, यू की वैल्यू हमको दी है, ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुक जा रही है यानी फाइनली जो वेलोसिटी है वो 0 हो जा रही है, तो फाइनल वेलोसिटी हमको दिया है। डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है। कौन सी काइनेमेटिक इक्वेशन यूज़ करेंगे, जहाँ पर ए, यू और वी दिया हो, एस निकालना हो। अच्छा यहाँ पर देखो टाइम नहीं है ना, तो वही थर्ड वाली इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं जो कि है v² इक्वल u² प्लस 2as। यहाँ पर v भी हमको दिया है, u भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, s निकालना, निकल जाएगा कि नहीं। अब इस इक्वेशन के अंदर जस्ट आप वैल्यू पुट कर दो। v की वैल्यू है 0, u की बात कर लें तो u हमको दो ठो दिया है, फर्स्ट वाले में 54 और सेकंड वाले में 108। तो अगर इसे फर्स्ट वाले केस की बात कर ले तो u की वैल्यू आपको 54, लेकिन ध्यान रखो यूनिट देखो आप, हमको जो एक्सेलरेशन दिया वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, वेलोसिटी दी है हमको किलोमीटर पर आवर में, तो यूनिट को हमको सेम बनाना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, यही जो 54 किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। मैंने आपको बताया है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 18 3 ज़ा 54 होता है, 3 5 ज़ा 15, तो आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ 15 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू साइन के साथ आप लगाना। ऐसा नहीं कि आपने नंबर उतार लिया, साइन की क्या ज़रूरत है भाई, दिया काहे लिए,
-4 दिया ना, तो -4 आप रखो। एस तो हमको खैर निकालना ही है। 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 2 4 8 एस हो जाएगा। तो 8s इक्वल 225। एस की वैल्यू हो जाएगी 225 डिवाइडेड बाई 8। डिवाइड करने पाएगा 28.125 मीटर डिस्प्लेसमेंट। अब इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट में आपको वेलोसिटी दी है 108 किलोमीटर पर आवर। तो 108 को 5/18 से मल्टीप्लाई करो, तो 18 6 108 होता है, 6 5 30, तो आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो सेकंड वाले केस के लिए जस्ट यहाँ पर आपने 15 पुट किया था, वहाँ 30 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 900। तो यहाँ 900 और ये 900/8 हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा 112.5 मीटर। तो यही चीज़ देखो यहाँ पर की है, जो गिवन डाटा है वो हमने लिख दिया, A इक्वल -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद आगे चल के गाड़ी रुक जा रही है, यानी फाइनल वेलोसिटी तो 0 मीटर पर सेकंड हो गई। सपोज इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज s। इनिशियल वेलोसिटी को हमने u मान लिया है, डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रही है उसको s मान लिया है। तो फर्स्ट वाले केस के लिए आपको u दिया हुआ है, इसको मीटर पर सेकंड बदल लिया। सेकंड वाले केस के लिए भी आपको जो किलोमीटर पर आवर वैल्यू दी है उसको मीटर पर सेकंड बदल लिया। अब ये जो इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2s, इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखो एक रिलेशन बना लिया, स्मार्ट वर्क किया यहाँ पर। इसको मैं डायरेक्ट ही बता सकता था, लेकिन एक सिंपल अप्रोच मैंने पहले बता दी कि आप अलग अलग निकालना चाहो तो अलग अलग भी निकाल सकते हो, नहीं तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ तो भाई बाकी सारी चीज़ें तो सेम है, बस u की वैल्यू चेंज हो रही है। तो s का एक रिलेशन निकाल लेते हैं u के साथ, बस u की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर इसने क्या किया, फाइनल वेलोसिटी तो दोनों ही केस में वही 0 होगी। u की 2 वैल्यूज़ हमको दी है, मतलब 2 अलग अलग वैल्यूज़ के लिए आपको आंसर निकालना है, तो u को वैसे ही रखा 2 और एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दी s। यहाँ सॉल्व करने पे ये आया और फाइनली s इक्वल u स्क्वायर अपॉन 8 आ गया। अब इस रिलेशन का यूज़ करके किसी भी इनिशियल वेलोसिटी के लिए आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, बस आपको u की वैल्यू पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी रिलेशन के अंदर u की वैल्यू आप अगर 15 पुट कर दोगे तो आपको 28.1 मीटर आ जाएगा, और इसी में अगर आप 30 पुट कर दोगे, सॉल्व करोगे तो 112.5 मीटर आ जाएगा। तो आपको 2 बार अलग अलग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ भी जो मैंने करके दिखाया उसमें देखो सिर्फ यही चेंज हो रहा है ना, ये न्यूमरेटर ही तो चेंज हो रहा है ना, डिनोमिनेटर में तो वही 8 है। ब्रिजिंग साइंस एंड सोसाइटी। अब साइंस और सोसाइटी को हम कनेक्ट करते हैं, मतलब जो साइंस में हम पढ़ रहे हैं चीज़ें वो सोसाइटी में कहाँ अप्लाई हो रही है वो भी तो हमको जानना चाहिए। जब एक मूव करती हुई गाड़ी में ब्रेक लगाई जाती है तो ये कुछ डिस्टेंस मूव करती है रुकने से पहले, ऐसा नहीं कि ब्रेक लगाया और तुरंत उसी टाइम पे रुक गई, थोड़ी दूर गाड़ी आगे मूव करती ही है। द डिस्टेंस ट्रेवल डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल। अब कितना दूर जाएगी, मतलब ब्रेक आपने लगाया फिर कितनी दूर चलने के बाद वो गाड़ी रुकेगी, ये डिपेंड करता है जो व्हीकल है उसकी वेलोसिटी पे। बहुत स्पीड में आप चले आ रहे हो, ब्रेक लगाओगे तुरंत नहीं रुकेगी, काफ़ी दूर जाके रुकेगी। वहीं अगर आपकी गाड़ी धीरे होगी, ब्रेक लगाने पे बहुत थोड़ा सा दूर जाके रुक जाएगी। व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, यानी जब ब्रेक लगाया गया उस समय क्या वेलोसिटी थी इस पर डिपेंड करेगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने ही तो देखा ना कि सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी को हमने चेंज किया है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देखो चेंज हो गई कि नहीं। फर्स्ट वाले केस में 28.1 आ रहा है, सेकंड में 112.5 मीटर आ रहा है। तो सेकंड वाले केस में गाड़ी जिस वेलोसिटी से मूव करी थी वो ज़्यादा थी, तो ब्रेक लगाने के बाद वो ज़्यादा दूर जाके रुकी है। और किस पे डिपेंड करता है, द रोड सरफेस, रोड की सरफेस कैसी है, वेट है कि ड्राई है। जैसे अगर बारिश हुई रहती है तो उसमें गाड़ी वगैरह स्लिप बहुत करती है, उसमें अगर ब्रेक लगाओगे तो जल्दी नहीं रुकेगी, थोड़ी और ज़्यादा दूर जाके रुकेगी एज़ कम्पेयर टू अगर ड्राई रोड है तो। द ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ द व्हीकल, गाड़ी की ब्रेक कैसी है, मान लो ब्रेक घिस चुकी है, एकदम खराब हो चुकी है, लेके चले जा रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं लगी नहीं रही है, आगे वाले को ठोक दिया ले जाके, भैया हमारी ब्रेक अच्छी नहीं है, अरे तो सही करवाओ ना। तो ब्रेकिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। द निगेटिव एक्सेलरेशन कॉज्ड बाय द ब्रेक्स, ब्रेक लगाने पे क्या होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में गाड़ी जा रही है अगर उस वाले डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है तो ब्रेक लगाने पे वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होगा। एज वेल एज द ड्राइवर्स रिएक्शन टाइम, इसी के साथ साथ ड्राइवर का जो रिएक्शन टाइम है उस पर भी डिपेंड करता है गाड़ी कितनी दूर जाके रुकेगी ब्रेक लगाने के बाद। मान लो कोई ड्राइवर एकदम बुद्धू सा है, अब वो देख रहा आगे गाड़ी जा रही है, उसने रोक दिया, अभी सोच रहा है हम क्या करें, सोचते सोचते ठोक दिया उसने, या देर से ब्रेक लगाई उसने, तो उसको ब्रेक लगाने में कितना टाइम लग रहा है। अगर एक्सपर्ट ड्राइवर होगा तो उसकी नज़र आगे वाली गाड़ी पे होगी कि वो आगे वाली गाड़ी धीरे हो रही है या रुक रही है, तो उसी हिसाब से अपना ब्रेक लगाएगा। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द व्हीकल मूविंग अहेड ऑफ योर व्हीकल। तो क्या अब ये आप समझ पा रहे हो कि आगे चलने वाली गाड़ी से हमको सेफ डिस्टेंस क्यों रखनी चाहिए। जैसे कि आपको फिगर में दिया है, अगर ये आपकी गाड़ी है और आगे वाली गाड़ी ये है तो इसके बीच में एक सेफ डिस्टेंस आपको रखनी है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ब्रेक लगाओगे तुरंत गाड़ी रुक जाएगी, कुछ दूर जाएगी, और वो दूरी इतनी होनी चाहिए कि ब्रेक लगाने के बाद वो आगे वाली गाड़ी से पहले रुक जाए, जैसे यहाँ रुक जाए, यहाँ रुक जाए,
नहीं तो टक्कर हो जाएगी। एंड हाउ दिस डिस्टेंस नीड्स टू बी एडजस्टेड गिवन योर इनिशियल वेलोसिटी, और इस डिस्टेंस को कैसे एडजस्ट किया जाएगा इनिशियल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग। अगर आपकी गाड़ी की वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये डिस्टेंस आपको ज़्यादा रखनी होगी, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन में ही तो देखा ना हमने कि अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी ना, ब्रेक लगाने पे ज़्यादा दूर जाके गाड़ी रुकेगी, तो वेलोसिटी के हिसाब से आपको एडजस्टमेंट करना होगा। देयर इज अ व्हीकल टू व्हीकल V2V कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी now being developed in many countries including India, which allows vehicle to exchange signals and warns drivers of possible collisions। अब एक व्हीकल टू व्हीकल दैट इज V2V कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसको डेवलप किया जा रहा है बहुत सी कंट्री के अंदर, इंडिया में भी डेवलप किया जा रहा है, जिससे ये होगा ना एक सिग्नल भेजा जाएगा। अगर मान लो आप आगे वाली गाड़ी के ज़्यादा करीब हो तो ड्राइवर को एक अलर्ट चला जाएगा कि भैया ज़्यादा करीब हो रहे हो, अगर अचानक से रोकना पड़ गया ना तो ठोक दोगे, रुक ना पाओगे, यानी और थोड़ा डिस्टेंस आप बना के रखो। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। Till now in this chapter we have been discussing about motion in a straight line which is also called motion in one dimension। तो अभी तक इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया ऐसे मोशन को जो स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो, जिसको हम वन डायमेंशन मोशन भी कहते हैं। लेट अस नाउ एक्सप्लोर मोशन इन अ प्लेन। तो अभी तक तो हमारा मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा था, लेकिन मोशन ज़रूरी तो नहीं कि स्ट्रेट लाइन में हो, ऐसे ऐसे कहीं भी इधर उधर मोशन हो सकता है। तो चलिए अब ऐसे मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं जो स्ट्रेट लाइन में ना हो के एक प्लेन में, एक फ्लैट सरफेस पे कहीं भी हो रहे हो। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दोगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मैंने एक नया चैनल बनाया स्पेशली फॉर क्लास 9th एंड 10th, उसको भी आप जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियोज़ को आप हाइप भी कर दिया करो। थैंक यू।